आज आप लोगों से तुम्हारे सीनियर से जो सवाल पूछा गया था कुछ कुछ स्पेशली रिगार्डिंग कॉन्कोमिटेंट्स, तो कई बार इसके बारे में हम बोल चुके। आई थिंक पिछला कई सारा अपलोडेड भी होगा, क्लासेस में भी बोला हुआ है, बट स्टिल यू आर सो मच कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस कॉन्कोमिटेंट। थोड़ा सा आज अभी बोलने की कोशिश करते हैं। समझो, सबसे पहली बात ये समझो कि जब बोनिंग हुसैन ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्कोमिटेंट इंक्लूड किया, तो उसने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्कोमिटेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए इंक्लूड किया था, सिम्टम के लिए नहीं किया था। ये सबसे बड़ा डाउट का रीजन है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। आप सभी सिम्टम में इंक्लूड करते हो कॉन्कोमिटेंट। बोनिंग हुसैन ने सिम्टम के लिए नहीं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए कंक्लूड किया। टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए इंक्लूड किया मतलब इंडिविजुअलाइजेशन के लिए कॉन्कोमिटेंट इंक्लूड किया। जब आप वो वाला रटा रटाया डिफिनीशन बोलते हो ना, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं है यहाँ, तो आप कहाँ जाते हो? आप सीधा प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे चले जाते हो, और वहीं से फिर वो सारा डाउट और गड़बड़ जो है वो शुरू हो जाता है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन के लिए ये कॉन्कोमिटेंट बोनिंग हुसैन ने एटलीस्ट नहीं यूज किया था। बोनिंग हुसैन ने कंप्लीट सिम्टम के लिए जो क्राइटेरिया दिया था, वो क्राइटेरिया है लोकेशन, सेंसेशन एंड कंप्लेन एंड मॉडिफाइंग फैक्टर्स, जिसमें एग्रावेशन एंड एमिलिएशन। इसको बहुत क्लियर कट उसने कहा कि जब सिंगल सिम्टम से हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम में आते हैं, तो वहीं पे कह रहा है कि कॉन्कोमिटेंट इज लाइक मॉडिफाइंग फैक्टर्स एज इन केस ऑफ सिंगल सिम्टम। मतलब सिंगल सिम्टम के लिए जिस तरह से मोडेलिटीज इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बगैर वो सिम्टम फिर वेग सिम्टम हो जाएगा, उसी तरीके से टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए कॉन्कोमिटेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर टोटलिटी नहीं बनेगा। अब इसको समझने वाली एक बात देखोगे, जब किसी भी केस में, अभी जैसे हमने कितने कई सारों को बोला कि अपना केस टेकिंग फॉर्मेट ले आओ, जिसने भी आपने केस लिया है, हमने कहा कि इसमें कॉन्कोमिटेंट दिखाओ, और किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, बोला नहीं सर इसमें नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दिक्कत यह है कि अभी पहले जब ये कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टरी और यूज नहीं होता था, अब इसमें कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टरी की गलती नहीं है, बट ये थोड़ा सा लव ऑफ ईज का फैक्टर है। तो जब मैनुअल रिपोर्टरी लोग यूज करते थे, तो जहां तक हमको याद है, हम लोग के टाइम पे बीएचएमएस में फाइनल ईयर में हमको अकॉर्डिंग टू बोनिंग हुसैन्स थेरापेउटिक पॉकेट बुक भी कुछ केसेस तैयार करने होते थे, केंट के अकॉर्डिंग भी कुछ केसेस तैयार करने होते थे। तो जब बोनिंग हुसैन्स के अकॉर्डिंग केसेस तैयार करने होते थे, तो फिर चीजें क्लियर हो जाती थी। आज हमने मैक्सिमम को जो पूछ के देखा अदरवेज में, तो उनको बोनिंग हुसैन्स के अकॉर्डिंग टोटलिटी बनाना ही नहीं आता। उसका वजह फिर वहीं पे आता है, ये कॉन्कोमिटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और या फिर बिल्कुल भूला हुआ है, खत्म है। अब हम वो कंप्यूटराइज रिपर्टरी पे तो सीधा कट कर डाल देते हैं, काम खत्म हो जाता है। जब मैनुअल होता था तो फिर हमको सारे स्टेप्स फॉलो करने होते थे। बोनी हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में आप जो इंट्रोडक्शन, जो बोनी हुसैन का इंट्रोडक्शन है, उसके पहले वाला जो पार्ट देखोगे, जो रॉबर्ट और मिलके जो इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं। एटलीस्ट उस केस को जब आप देखोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो गया, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी वहां से बढ़ जाएगा। उसके बाद जितना भी केस में है, उसके बाहर का वो सारा कॉन्कोमिटेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केस टेकिंग करते हो, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद आपका फिजिकल जनरल आता है, लाइक डिजायर, अवर्शन, थर्स्ट, ये सारा कॉन्कोमिटेंस में ही आएगा। अगर फिजिकल लेवल पे कंप्लेन है, तो आप जो मेंटल सिम्टम लेते हो कॉन्कोमिटेंट में आएगा। इवन की इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री है, वो भी कॉन्कोमिटेंट में आएगा, और ये सारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब देखो, बच्चे ने केस टेकिंग किया, उसमें सारा कुछ हेडिंग लिखा है। अब उससे हम पूछते हैं इसमें से कॉन्कोमिटेंट दिखाओ, बोले सर नहीं है। क्यों?
आप कॉन्कॉमिटेंट मतलब सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन से पैरेलल घूम रहे हो। अब इसके बाद देखो, अगर ये क्लियर है तो कौन सा केस है जिसमें आपको नहीं मिलेगा, और जब बोनी-यूसेंस के अकॉर्डिंग करोगे तो वो क्लियर होगा। दूसरा एक और चीज कहेंगे, आप एक्चुअली कैसे प्रोनाउंस करते हो कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम या कॉन्कोमिटेंट ऑफ सिम्टम, क्या बोलते हो? अब अगर कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलोगे तो ये तो अपने आप में ही एक सिम्टम हो गया, ये अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर आप लोकेशन सेंसेशन देखोगे, मॉडिफाइंग फैक्टर्स होगा। और अगर कॉन्कोमिटेंट ऑफ सिम्टम बोलोगे, फैक्टर्स बदल जाएगा। तो एक सिम्टम है, और जब हम कंप्लीट सिम्टम में अगर इसको ऐड करोगे तो ये तो एक और सिम्टम ही है, तो सिम्टम ही एक और सिम्टम का पार्ट हो गया। जब लोकेशन बोलते हो तो बोलते हो लोकेशन सिम्टम, सेंसेशन सिम्टम, लेकिन कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है ना, तो ये तो एक अलग स्पेशल कैटेगराइजेशन हो गया। आप उसको सिंगल सिम्टम में इंक्लूड करने का जो टेंडेंसी है, ये बहुत ही सबसे ज्यादा मिस्टेक प्रोड्यूस करा रहा है नए बच्चों में। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अब इसी को देखोगे जो बोनी हुसैन ने लिखा कॉन्कोमिटेंट में क्या कह रहा है, सबसे पहले अनरीजनेबल अकॉम्पनिंग, कोई इंट्रोडक्शन में देख लेना जो एच रॉबर्ट वाला लिखा हुआ है बोनी हुसैन थेरेपेटिक पॉकेट बुक में, क्या कह रहा है? अनरीजनेबल अकॉम्पनिंग, अकॉम्पनिंग मतलब किसको अकॉम्पनी करने की बात कर रहा है? कॉन्कोमिटेंट के बारे में कहा, कॉन्कोमिटेंट इज अनरीजनेबल अकॉम्पनिंग, तो किसको अकॉम्पनी करने की बात कर रहा है? तो वो अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन मतलब क्या है? पेशेंट का कंप्लेन, पेशेंट की बीमारी, पेशेंट का डिजीज। सपोज कर लो यू हैव हेडेक, एंड फॉर हेडेक यू हैव कंसल्टेड ए होम्योपैथिक फिजिशियन, हो गया। अब तुमको खट्टा खाने में अच्छा लगता है या मीठा खाने में अच्छा लगता है, क्या रिलेशन उससे? लेकिन अकॉम्पनी कर रहा है ना। तुमको प्यास चिल्ड वाटर का लग रहा है, तुमको प्यास लिक्वॉर्म वाटर का लग रहा है, तुम पानी एक एक ग्लास एक बार में पी रहे हो, तुम पानी शिप शिप करके पी रहे हो, क्या है? तो अब उस कंप्लेन में तो कंप्लेन हो गया। अब ये जो सारा कॉन्कोमिटेंट क्या हुआ, ये सारा पेशेंट का सिम्टम है। क्या रिलेशन है इसका? अनरीजनेबल अकॉम्पनिंग, यही तो कॉन्कोमिटेंट है। हेडेक है, तुम डोमिनेटिंग हो कि तुम कवर्डिस हो कि तुम माइजर हो, उसका क्या रिश्ता है? ये है उस पेशेंट के साथ, उस बीमारी के साथ कॉन्कोमिटेंस होगा। फिजिकल लेवल पे अगर इलनेस है, उस पेशेंट का सारा साइकिक का सिम्टम उसका कॉन्कोमिटेंट कहलाएगा। साइकिक लेवल पे अगर डिस्टरबेंस है तो उसका जो फिजिकल वाला अदर पार्ट है वो उसका कॉन्कोमिटेंट कहलाएगा, मेन कंप्लेन को छोड़ के। तो कम से कम अब आज के बाद आप लोग केस टेकिंग में ये मत कहना कि इसमें कॉन्कोमिटेंट्स नहीं मिला। एंड कॉन्कोमिटेंट इज फॉर टोटलिटी ऑफ सिम्टम, नॉट फॉर सिंगल सिम्टम। इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, और प्रैक्टिकली आप बोनी मोशन थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक उठाओ, जो भी उसके मेथड्स हैं प्रिस्क्राइबिंग करने के, एक खुद से दो चार केस सॉल्व करो ना मैनुअली। जब आप वो टोटलिटी तक पहुंचोगे, ये चीज खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। और अगर इस हिसाब पे नहीं करोगे तो फिर वैसे ही बना रह जाएगा फिर डाउट हमेशा के लिए। और छोटी छोटी चीजों का अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो बाद में जाके वो सब ग्रॉस उलट पलट करेगा। ठीक, और कुछ इसी से रिलेटेड एक और चीज बता दे रहे हैं जो आज एक और गलती कर रहे थे। ईच एंड एवरी डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी should not be linked with miasm. Many type of physiological development पैथोलॉजिकल नहीं है,
अब अगर उसको किसी ने पूछा मैज़म, तो आप एक ना एक मैज़म पे लगे जा रहे हो। अरे ह्यूमन बीइंग्स का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एज के अकॉर्डिंग उस तरह का डेवलपमेंट आएगा। उसको मैज़म से क्यों जोड़ रहे हो? एवरीथिंग इज नॉट मैज़म। अब ये डिटेल्स आपको कभी फिर हम नहीं उस पर बाद में बताएंगे, बट फिलहाल ऐसे कर देना कि कुछ भी चीज डेवलप होता है तो आप तुरंत उछल के मैथ्स पे मत चले जाओ। हमने कई बार क्लास में कहा है कि इवन फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये तो फिजियोलॉजिकल की बात होगी जो आज, इवन फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन हनीमैन क्या कह रहा है पहले, अल्टरेशन इन लाइफ स्टाइल देखो उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइट्रोजेनिसिटी देखो, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सम नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन है कि नहीं है। अगर ये दोनों से नहीं है, मतलब ये 2/3 अगर हट गया, अब जो बचा वो मायाजम से डेवलप है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिंपल कंडीशन है कि जो भी कंडीशन आपको मिल रहा है ना, उसका कारण ढूंढने लगो, कारण जस्टिफाई करो विद द बेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड पैथोलॉजी। और जब आप कारण एस्टेब्लिश करने पे आ जाओगे, मिल जाएगा, तो वो मैजम के बाहर का क्राइटेरिया होगा। और जिसका कारण नहीं निकाल पाते हो, जिसको आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में इडियोपैथिक कहते हैं, दिस इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड केस ऑफ योर माइजमेटिक ओरिजिन। अब जाके इसमें से अपना तीनों माइजम डिफरेंशिएट करो ना। तो अननेसेसरी ये 2/3 को भी हम सभी को माइजम के ऊपर डालने की कोशिश में जब लग जाते हैं, बस वो एक कुछ कुछ ऐसा चीज का एक ऐसा क्लाउड बना लिया है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के बजाय, अंडरस्टैंडिंग करने के बजाय आंख बंद कर लिया, ये कुछ है बता, हम किसी ना किसी माइजम में उसको धकेल देना है। दैट इज नॉट सो। और इस वजह से आपका एक तो फंडामेंटल खराब होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब होगी, आपका प्रिस्क्रिप्शन खराब होगा। जहां हेट्रोजेनिसिटी है वहां पे एंटीमाइजमेटिक ड्रग खोजते रहोगे, जहां लाइफ स्टाइल की डिस्टर्बेंस है, जहां आपको मैनेजमेंट करना है, आप वहां पे एंटीमाइजमेटिक ड्रग खोजते रहोगे, तो प्रिस्क्रिप्शन खराब नहीं हुआ। अनगिनत टाइम पे आप वह चीज को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, प्लेसिबो के साथ आपका काम हो जाएगा, फिर बाद में जो बच जाता है उसको प्रिस्क्राइब करो। और दूसरा, विथ एपोलॉजी टू सर्टेन डॉक्टर्स, हनीमैन ने कभी ये नहीं कहा कि अगर यहाँ पे आउटग्रोथ है तो साइकोसिस होगा, अगर यहाँ पे डिफिशियंसी है तो सोरा होगा, और यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन है तो सिफिलिस होगा। ये चीज ऐसा एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। I will suggest just go and read Hahnemann's theory of chronic disease. He says Sora is the most destructive miasm. कहाँ सिफिलिस की बात कर रहा है वहां पे? और डिस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ सोरा एक एंशियंट माइजम, मोस्ट एंशियंट माइजम भी है। उस एंशियंट माइजम के में हनीमैन कहता है कि लेटेंट सोरा, एक्टिव सोरा, डेवलप्ड सोरा, हाईली डेवलप्ड सोरा। जब इस 3 कैटेगराइजेशन में आप एक सोरा को बांटोगे ना, तो फिर देख लेना सोरा कहां से कहां डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। 205 के फुटनोट में देखो, कैंसर के ऊपर हनीमैन ने एग्जाम्पल दिया है। एफरोजम नंबर 80 में देखो कितना, कौन सा डिजीज टाइप नहीं है वहां पे, ओवर ग्रोथ नहीं है कि डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्या नहीं है जिसको हनीमैन ने सोरा के ऊपर नहीं दिया है। और फाइनली मैजम का टैगिंग होता है फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर द पैथोलॉजी। ये एक अलग कंफ्यूजिंग फैक्टर है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। रूमेटिज्म हुआ है, अब वो पेशेंट कैसा है,
मतलब उसको अब गर्म से आराम है, उसको ठंडे से आराम है, किसी को जाड़े में बढ़ता है, किसी को सर्दी में बढ़ता है, कोई देखने में मोटा है, कोई देखने में दुबला पतला है, किसी को खाने में मीठा पसंद है, किसी को खाने में अल्कोहल पसंद है, लॉट्स ऑफ थिंग। अब वो जो पेशेंट का करेक्टर निकाल के देखोगे, वहां से डायग्नोस होगा कि ये रूमेटिज्म इसका सोरिक है, साइकोटिक है या सिफिलिटिक है। हम सीधा रूमेटिज्म देखते हैं, साइकोटिक बोलना शुरू कर देते हैं। माइज्म उस इंडिविजुअल के लिए होगा, उसकी पैथोलॉजी के लिए खाली नहीं। पैथोलॉजी सिर्फ एक पार्ट है, एक सिंगल सिम्टम है उस माइज्म के डायग्नोसिस का। रेस्ट ऑफ द सिम्टम को मिलाइए और फिर आप माइज्म की तरफ बनाइए। तो फॉर टुडे, on the occasion of this your teachers day, from my side this is a short correction in your fundamentals of understanding homeopathy। अभी आज एग्जाम था, करंट आया था ये इशू, इसलिए हमने आपको बता दिया। फिर कभी कोई इशू होगा इंपॉर्टेंट तो बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.